स्वागत है आपका श्री शक्ति क्लासेज में। आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे विभवमापी का क्या सिद्धांत है, मतलब विभवमापी को किस प्रकार से हम उपयोग में लेंगे एक अज्ञात विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए। हमने पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ लिया था विभवमापी किस प्रकार से संरचना होती है, मतलब विभवमापी जो उपकरण होता है उस उपकरण की क्या क्या मतलब उसके उपकरण रहेंगे वहां पर मुख्य रूप से, और किस प्रकार से उसकी संरचना होती है उसके बारे में हमने अध्ययन है वो कर लिया था। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि हमने उपकरण तो बना लिया लेकिन हम कोई एक फॉर्मूला जो उसकी आवश्यकता होगी ना, तो उस फॉर्मूले के माध्यम से हम क्या करेंगे, जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है उसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे मीटर सेतु था, तो मीटर सेतु में हमने क्या किया था, वहां पर मीटर सेतु की संरचना बनाई और फिर हमने क्या किया, मीटर सेतु के वो फॉर्मूला निकाला ताकि हम ज्ञात कर सके जो हमारा अज्ञात प्रतिरोध था। वो तो मीटर सेतु की बात थी। विभवमापी के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, विभवमापी के द्वारा हम ज्ञात करेंगे, नाम से पता चल रहा है विभवमापी मतलब विभव को मापने वाले क्या कहलाते हैं, विभवमापी कहलाते हैं, या पोटेंशियोमीटर बोल दो। तो विभवमापी का कार्य क्या होता है, अब विभव को तो हम वोल्टमीटर से माप सकते हैं लेकिन विभवमापी की सहायता से हम शुद्धता से विभव को माप सकते हैं बिना कोई धारा लिए परिपथ के अंदर। तो उसके लिए हमने परिपथ बना लिया था। परिपथ के अंदर है वो दो आपके क्या थे परिपथ थे, एक प्राथमिक परिपथ था, एक द्वितीय परिपथ था, और वो हमारा विभवमापी बन गया था। एक हमने तार लिया था जो कितने उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई थी हमारे पास में 10 मीटर थी। कितनी थी, 10 मीटर लंबाई थी। ठीक है, वो ऐसे कंपलसरी नहीं है कि 10 मीटर लो, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 10 मीटर लेकर ही पढ़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। 10 के अलावा 11-12 भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम निकालेंगे फॉर्मूला किस प्रकार से विभवमापी की सहायता से हम विभव ज्ञात करते हैं। उसके लिए हम पहले वो क्या बना लेते हैं, एक परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, ताकि हम ज्ञात कर सकें। तो परिपथ बनाने के लिए हम सबसे पहले बनाते हैं प्राथमिक परिपथ। तो प्राथमिक परिपथ में क्या क्या उपकरण होंगे, एक तो होगी आपकी प्राथमिक बैटरी, क्या रहेगी प्राथमिक बैटरी, जिसको हम ईपी बोलेंगे। ठीक है, प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी विद्युत वाहक बल, प्राथमिक विद्युत वाहक बल। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपकी प्राथमिक बैटरी है उससे हम जोड़ेंगे यहाँ पर एक रियोस्टेट। क्या जोड़ेंगे, रियोस्टेट मतलब धारा नियंत्रक। इस प्रकार से धारा नियंत्रक जोड़ देंगे। ठीक है, वो जो परिपथ बनाया था वही सेम है यहाँ पर, बस हम वापस से बना रहे हैं ये। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक 10 मीटर लंबा तार है वो लगा दिया यहाँ पर। कितना मीटर लंबा, 10 मीटर। लेकिन हम यहाँ पर लंबाई 10 मीटर मतलब ऐसे नहीं है कि हर एक में 10 मीटर लेंगे, हम यहाँ पर एल मान लेंगे। वो तो डिपेंड करेगा, आपको अगर बोल दिया कि 10 मीटर की जगह ज्यादा ले लिया फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो हम यहाँ पर इसकी लंबाई कुछ मान लेंगे भाई, एल वगैरह जो भी मानेंगे, 10 मीटर हम नहीं मानेंगे। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। यहाँ पर एक कुंजी भी लगा सकते हो, ये हमने एक कुंजी लगा दी। ठीक है, अभी मैं परिपथ को मतलब कुंजी को बंद कर देता हूँ ताकि फिर भूल ना जाए हैं, और बोल दो आपके सर तो बिना कुंजी को बंद किए धारा प्रवाहित करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो हमने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, एक हमारा रियोस्टेट हो गया, धारा नियंत्रक हो गया, एक कुंजी होगी हमारी के होगी, ये एक हमारा ए से लेकर बी तक क्या हो गया, एक तार हो गया जिसकी हम लंबाई मान लेते हैं, इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो मान लेते हैं, स्मॉल एल मान लो या कैपिटल एल मान लो। आपके शायद नोट्स है उसके अंदर कैपिटल एल लिखवा रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये जो तार है उसकी लंबाई कितनी है, एल लंबाई है। अब यहाँ पर ये बनाया कैसे था, ये तो हमने ऐसे परिपथ बनाया, रियल में कैसा होता है, ये एक लकड़ी का जो भी कार्डबोर्ड लिया था उस लकड़ी कार्डबोर्ड पर हमने क्या किया था, एक पॉइंट यहाँ पर लिया था, एक पॉइंट यहाँ पर, ये ए था और बी था। बस यहाँ पर हमने क्या किया था, इस प्रकार से तार को घुमाया था, क्योंकि 10 मीटर लंबे तार को हम कोई उपकरण तो नहीं बना सकते ना, 10 मीटर का भी होता है, तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार से घुमा दिया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, ए पॉइंट को देखो, ए पॉइंट को बैटरी के प्लस से, तो प्लस से जोड़ा था हमने, फिर माइनस से, फिर यहाँ पर हमने क्या लगा दिया था, एक धारा नियंत्रक लगा दिया था, फिर यहाँ पर हमने क्या किया था, एक क्या लगाया हमने, ये धारा नियंत्रक लगाया, फिर हमने यहाँ पर एक कुंजी लगा दी, और कुंजी लगाने के बाद में हमने इसको जोड़ दिया था, बी से जोड़ दिया था, यहाँ पर जोड़ दिया था ना, तो ये तो परिपथ है यहाँ पर। ठीक है, हम बार बार ऐसा तो परिपथ थोड़े बनाएंगे, अच्छा भी दिन लगेगा ना, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से परिपथ को बना लेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये हो गया हमारा प्राथमिक परिपथ, ये पूरा क्या आपका प्राथमिक परिपथ। देखो अच्छे से समझना है, विभवमापी को अच्छे से समझोगे ना तो बिल्कुल कहीं पर आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राथमिक परिपथ हो गया। अब हमारे बनाना है यहाँ पर द्वितीयक परिपथ। तो द्वितीयक परिपथ बनाते हैं, तो द्वितीयक परिपथ बनाने के लिए द्वितीयक परिपथ क्यों बनाते हैं, क्योंकि द्वितीयक परिपथ में हम जोड़ते हैं अज्ञात विद्युत वाहक बल। अज्ञात विद्युत वाहक बल उसको जोड़ेंगे और उसी को तो हमारे ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अज्ञात विद्युत वाहक बल जोड़ेंगे, उसका जो अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले छेद है उसका जो प्लस होगा वो एक से जुड़ा होना चाहिए। इस प्राथमिक सेल का भी प्लस है वो किससे जुड़ा होना चाहिए, ए से जुड़ा होना चाहिए। मतलब ए जो बिंदु है,
ए आपका जो तार का पॉइंट है उस ए तार के पॉइंट से आपका क्या जुड़ा होना चाहिए, दोनों जो मतलब बैटरी और शेल है उनके प्लस जुड़े होने चाहिए। ये तो हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। फिर यहाँ पर लगा दें, इसके मान लेते हैं विद्युत वाहक बल है आपका E, कितना है E है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया इस प्रकार से, इसका जो माइनस है माइनस को हमने जोड़ दिया एक किसकी सहायता से, धारामापी की सहायता से, और धारामापी के आगे वाले सिरे पर क्या लगा होगा, यहाँ पर लगा होगा एक आपकी स्रेपी कुंजी, ठीक है, या फिर बोल सकते हो यहाँ पर ये पर क्या लगी होगी, जोकी लगी होगी, क्या लगी होगी, जोकी लगी होगी। तो ये हमने एक यहाँ पर जोकी लगा दी, ठीक है, ये धारामापी होगी, ये यहाँ तक इतना हमने कर लिया। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से परिपथ, तो हमें समझ में आ गया होगा, ये परिपथ प्राथमिक द्वितीय परिपथ हो गया, बिल्कुल आसान है। प्राथमिक परिपथ में हम ज्ञात विद्युत वाहक बल लगाएंगे, एक धारायंत्र लगाएंगे, एक कुंजी लगाएंगे, और ये ए से लेके बी तक हमारा क्या होगा, एक तार होगा जिसकी लंबाई हम एल मान लो, स्मॉल एल मानो या कैपिटल एल मानो, उसमें कोई अंदर नहीं है। फिर हमने क्या किया, एक द्वितीय परिपथ लिया, उस द्वितीय परिपथ में हमने क्या जोड़ा, एक अज्ञात विद्युत वाहक बल जोड़ा, और फिर यहाँ पर हमने एक धारामापी जोड़ी, और धारामापी को किससे जोड़ दिया, एक कुंजी किस जोड़ दिया, और कुंजी को हम क्या कर सकते हैं, इस तार पर है वो क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पर धारा प्रवाहित शुरू की, अब देखो अच्छे से समझना, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहले हम प्राथमिक परिपथ तक की बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पर प्राथमिक परिपथ के अंदर कितना विद्युत वाहक बल है, यहाँ पर विद्युत वाहक बल है Ep, कितना विद्युत वाहक बल है, Ep विद्युत वाहक बल है। अब यहाँ पर जितना विद्युत वाहक बल यहाँ पर होगा उतना ही तो पतन A और B के मध्य तार में होगा। देखो नहीं समझ आ रहा तो वापस समझाता हूँ। ये मान लो आपका तार है एक A और B, मतलब A से लेकर B तक की लंबाई है इसकी, और यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी, बैटरी को क्या कर दिया, तार की सहायता से जोड़ दिया। इसका मान लो वोल्ट 10 वोल्ट है, इतना बैटरी का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। जैसे हमने तार जोड़ा तो तार जोड़ते हैं यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लग जाएगी ना, धारा प्रवाहित होगी ना, क्यों प्रवाहित होगी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है, विभव में अंतर है, और जब भी विभव में अंतर होगा तो क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा इस प्रकार से हमारी प्रवाहित हुई, तो कहने का मतलब धारा प्रवाहित हुई तो वोल्टेज तो खत्म होगा ना, ऐसे थोड़ी धारा चलती जाएगी, कभी ना कभी तो वोल्टेज खत्म होगा ना धारा चलने की वजह से। तो ये जो वोल्टेज खत्म हुआ है, वोल्टेज का जो पतन हुआ है, विभव का जो पतन हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, इस AB तार की वजह से। अगर AB तार होता ही नहीं तो विभव का पतन होता ही नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये 10 वोल्ट जो पूरा विभव का पतन हुआ है वो किस में हुआ है, A और B के मध्य विभव में पतन हो गया है। A और B के मध्य विभव में क्या हो गया, पतन हो गया है। तो यहाँ पर भी वही बात कर रहे हैं कि जो आपका ये जो Ep विद्युत वाहक बल है, इस Ep विद्युत वाहक बल का पतन कहाँ पर होगा, A और B के मध्य होगा, A और B के मध्य होगा। या ऐसे बोल सकते हो 10 वोल्ट यहाँ पर है, 10 वोल्ट यहाँ पर खत्म हो गया था, उसी प्रकार से हम मान सकते हैं कि Ep यहाँ पर विद्युत वाहक बल है, तो A और B के मध्य भी कितना खपत हो गया था, Ep खपत हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ये यदि L लंबाई में विभव का पतन Ep होता है, तो या ऐसे लिख दो, L लंबाई में विभव का पतन, L लंबाई में विभव का पतन कितना होगा, Ep होगा कि नहीं होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे समझना है। ये कितनी लंबाई है आपकी, L लंबाई कितनी है, L लंबाई, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं तो, क्या तार ऊपर वाला नीचे वाला है। इसकी लंबाई ध्यान रखनी, इसकी लंबाई कितनी है आपकी, L, कितनी लंबाई इसकी, L लंबाई, ठीक है। इस प्राथमिक परिपथ वाले तार की लंबाई L है। तो L लंबाई में विभव का पतन Ep हुआ, इस लंबाई में विभव का पतन Ep हुआ, Ep हो गया यहाँ पर, क्योंकि इस विद्युत वाहक बल का पतन इसी तार की वजह से तो होगा ना। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई V A और B के मध्य विभव का पतन हुआ आपका Ep, तो यहाँ पर A और B के मध्य लंबाई कितनी है, L लंबाई। तो L लंबाई में विभव का पतन हुआ Ep, मतलब कितनी लंबाई में विभव का पतन हो गया Ep। तो अगर मैं यहाँ पर एकांक लंबाई की बात करूं, एकांक लंबाई मतलब L को नीचे भेज दूं, तो एकांक लंबाई में विभव का पतन, तो एकांक लंबाई में विभव का पतन कितना होगा, Ep/L। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, भाई L को हमने नीचे भेज दिया, L लंबाई में विभव का पतन Ep था, L लंबाई में विभव का पतन कितना था, Ep था। तो एकांक लंबाई में कितना होगा, एकांक लंबाई में हो जाएगा Ep/L, कितना हो जाएगा, Ep/L हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो इसकी लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। तो 10 मीटर लंबाई में अगर विभव का पतन हुआ 5 वोल्ट, कितने विभव का पतन हुआ, 5 वोल्ट का हुआ। तो अगर मैं बोलूं एकांक लंबाई में मतलब 1 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना विभव का पतन होगा, 5/10 वोल्ट, मतलब 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/2 वोल्ट।
कहने का मतलब 1 मीटर में कितना आपका विभव का पतन हुआ, 1 मीटर में हाफ वोल्ट है विभव का पतन हुआ, हाफ वोल्ट यहाँ पर, हाफ वोल्ट यहाँ पर, हाफ वोल्ट यहाँ पर, हाफ वोल्ट यहाँ पर। तो कहने का मतलब जब 10 मीटर तक आओगे आप, तो अगर आपको बोल दे फिर से 10 मीटर में कितना विभव का पतन होगा, तो आप क्या कर दोगे फटाफट से, 1 मीटर में हाफ वोल्ट विभव का पतन हुआ है तो 10 मीटर में कितना होगा, 10 से गुणा कर दो। तो ये 10 से गुणा कर दिया तो वापस कितना आ गया 5, और ये 10 मीटर मतलब वापस से 10 मीटर में कितना विभव का पतन हुआ 5 वोल्ट। कहने का मतलब आसान करने के लिए भाई पूरी तार के अंदर विभव का पतन हुआ है इतना, तो एकांक तार में कितना होगा, एकांक लंबाई में कितना होगा, एकांक लंबाई के लिए हमने कर दिया। ठीक है, तो एकांक लंबाई में हमारा विभव का पतन आ गया कितना आ गया, EP/L। और इसी एकांक लंबाई में विभव का पतन को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं इसको, विभव प्रवणता। ध्यान देना इसको हम क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है, तार के एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसी को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। तो यहां से विभव प्रवणता कितनी आ जाएगी आपकी, EP/L। अब यहाँ पर जो विभव प्रवणता है, विभव प्रवणता को हमें प्रदर्शित करते हैं फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से। तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा EP/L। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना। समीकरण 1 विभव प्रवणता क्लियर हुआ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होता है, बिल्कुल आसान है भाई। एक नॉर्मल सा परिपथ मान लो, यहाँ पर विद्युत बल EP था, ये जो विद्युत बल EP होगा वही तो ड्रॉप होगा यहाँ पर, वही तो यहाँ पर विभव का पतन होगा, उसी विभव का पतन होगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर विभव का पतन है वो आपको होना है, तो विभव का पतन हो गया EP, मतलब L लंबाई में विभव का पतन हुआ EP, तो एकांक लंबाई में कितना होगा, L को नीचे भेज दो, उसको हम एकांक लंबाई में पतन को विभव प्रवणता बोल देंगे, और विभव प्रवणता को हम प्रदर्शित करेंगे फाई से। अब बुक के अंदर है, कुछ बुक के अंदर है, इसको अलग से भी प्रदर्शित करते हैं K, और इससे भी, ठीक है, X से भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर फाई की जगह हम क्या आ सकता है, K भी आ सकता है, X भी आ सकता है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन होना है, हम यहाँ पर फाई मान के वो विभव प्रवणता को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, विभव प्रवणता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, फाई से प्रदर्शित करेंगे। X भी आ सकता है, K भी आ सकता है, देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो एकांक लंबाई में हमारा विभव का पतन है, या जो विभव प्रवणता है वो कितनी आ गई हमारे EP/L। विभव प्रवणता जब भी नाम आए तो दिमाग में आपके ये आना चाहिए कि विभव प्रवणता मतलब एकांक लंबाई में विभव का पतन कितना हुआ, तो वो ये आ गया। अभी हमारे को अज्ञात विद्युत बल ज्ञात हुआ, नहीं ज्ञात हुआ, फाई जो EP है, ठीक है, EP हमारे को ज्ञात होगा, लंबाई हमारे को ज्ञात है, हमारे को चाहिए क्या, E चाहिए, वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक कुंजी लगा दो, ठीक है। अब इस कुंजी को हम चालू करेंगे, ठीक है, ये K1 मान लो, ये K2 मान लो। अब इस कुंजी को हम चालू करेंगे, क्या करेंगे, इस कुंजी को चालू करने के मतलब कुंजी को बंद करेंगे, ठीक है, ये गलती से बोल दिया मैंने। कुंजी को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, ठीक है। तो कुंजी को बंद करेंगे, कुंजी को बंद करते हैं, यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी ना, कहने का इसका कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। अब यहाँ पर वोल्टेज होगा तो यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज होगा तो यहाँ पर धारा प्रवाहित होनी चाहिए इस प्रकार से। इसको पॉइंट को मान लो ये C पॉइंट है, क्या मान लो, कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है। जैसे ही हमने यहाँ पर इसको कुंजी को बंद किया तो धारा प्रवाहित होगी यहाँ पर धारा प्रवाहित, यहाँ पर भी धारा प्रवाहित। लेकिन यहाँ पर देखो क्या कि यहाँ पर पहले से ये परिपथ चालू है, तो पहले से A और C के मध्य यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव होगा। A और C के मध्य क्या होगा, कुछ ना कुछ विभव होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस जोगी को क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो हमारे को क्या मिलेगा, इस धारामापी में कुछ ना कुछ विक्षेप मिलता जाएगा। क्यों मिलता जाएगा, धारामापी में विक्षेप मिलने का मतलब यहाँ पर धारा प्रवाहित हो रही है। तो जब मैंने यहाँ पर रखा, इसका वोल्टेज कितना है, मान लो इसका, मान लो एक बार के लिए भाई हमें पता नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मान लो इसका वोल्टेज हो गया 10 वोल्ट, यहाँ पर इसका EP है, ठीक है। तो अभी आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो आपका बैटरी का EMF हमेशा ज्यादा होना चाहिए सेल के EMF से। बैटरी का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए सेल के वोल्टेज से। क्यों होना चाहिए, उसका कारण भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर मान लो इसका जो वोल्टेज है, अज्ञात का वोल्टेज है 10 वोल्ट आ गया। अब यहाँ पर इसका बैटरी का वोल्टेज मान लो 20 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 20 वोल्ट है। तो A और B के मध्य कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, 20 वोल्टेज ड्रॉप हुआ। कहने का मतलब A और B के मध्य 20 वोल्टेज है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको इस द्वितीय परिपथ का जो कुंजी उसको चालू किया, बंद किया, बंद करते यहाँ पर मैं क्या करूंगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी। कब होगी, जब मैं जोगी को यहाँ पर रखूंगा तभी, क्योंकि जोगी को अगर मैं रखूंगा नहीं तो परिपथ पूरा नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर जोगी को यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर मान लो यहाँ पर रख दिया मैंने,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रखूंगा तब भी यहाँ पर क्या होगा आपका वोल्टेज, वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका वोल्टेज, भाई ये पूरा 20 है तो यहाँ पर ये आधा 10 होगा, फिर ये कुछ ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ ज्यादा हो जाएगा आपका, तो वोल्टेज ज्यादा हो गया तो इस कहने का मतलब यहाँ पर आपका 10 वोल्ट तो था ही यहाँ पर, और फिर वोल्टेज ज्यादा हो गया तो कहने वाले धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा इस बैटरी का जितने वोल्टेज यहाँ पर होगा उतने अगर यहाँ पर हो गया वोल्टेज तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इस धारामापी में धारा प्रवाहित होना है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी। कब हो जाएगी बंद, जब जो इस सेल का जो ईएमएफ है, सेल का विद्युत वाहक बल है वो इस लंबाई के विभव के बराबर हो जाएगा। और इस लंबाई का विभव हमारे को कैसे मिलेगा, इसका लंबाई का विभव हमारे को यहाँ से मिलेगा। भाई पूरी लंबाई में विभव कितना है, पूरी लंबाई में विभव है ईपी, पूरी लंबाई में विभव है ईपी। तो अगर आपको किसी एक निश्चित लंबाई के लिए चाहिए, मान लेते हैं इस धारामापी में जो विक्षेप शून्य विक्षेप है वो आया आपका L1 लंबाई में, शून्य विक्षेप कितना आया L1 लंबाई में, धारामापी में शून्य विक्षेप आया L1 लंबाई में। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप समझो कि जैसे हमने क्या किया, द्वितीय परिपथ है उसकी कुंजी को बंद किया, धारा प्रवाहित हुई, यहाँ पर हमने स्रेपी या फिर जो की उसको हमने अलग अलग जगह पर रखा, हमने एक कंडीशन देखी जिस पर क्या हो गया, हमारे धारामापी में शून्य विक्षेप आ गया, मतलब उसकी सुई में कोई भी विक्षेप नहीं आया, धारामापी में शून्य विक्षेप। तो ऐसा क्यों हुआ, धारामापी में शून्य विक्षेप आने का मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और आपको बताया धारा कब प्रवाहित नहीं होती, जब विभव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। भाई विभव में अंतर के कारण ही तो धारा प्रवाहित होती है, अगर विभव में अंतर ही नहीं होगा तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं, विभव में अंतर ही नहीं होगा तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। भाई आपको दो टंकियां हैं, उन दो टंकियों को अगर धरातल से बराबर स्थिति पर रख दोगे तो फिर क्या वहां पर पानी का प्रवाह होगा, नहीं होगा, वहां पर मतलब पानी का स्तर भी बराबर होना चाहिए, तो वहां पर प्रवाह है वो नहीं होगा वहां पर। तो उसी प्रकार से अगर विभव अगर बराबर हो जाएगा तो धारा प्रवाह नहीं होगा। तो कहने का मतलब अगर बैटरी का जो सेल का विभव है E और यहाँ का विभव भी अगर कितना हो गया E हो गया, यहाँ का विभव भी कितना हो गया E हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं हुई, तब यहाँ पर धारा में शून्य विक्षेप आ जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ का विभव निकालेंगे कैसे, इस लंबाई का विभव हम निकालेंगे कैसे, L1 लंबाई का विभव कैसे निकालेंगे, तो L1 मतलब जो लंबाई उसका विभव निकालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमें बताया कि एकांक लंबाई विभव का पतन कितना होता है, EP/L होता है। तो L1 लंबाई में कितना होगा विभव का पतन, तो L1 लंबाई में विभव का पतन हो जाएगा 5 × L1। तो यहाँ पर जो E है, यहाँ का जो वोल्टेज है हमें पता E हो गया है, क्यों, क्योंकि धारामापी में शून्य विक्षेप आ गया, तो हम बोल सकते हैं कि जितना यहाँ पर विभव है उतना ही यहाँ पर विभव है। क्यों आ गया, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि धारामापी में शून्य विक्षेप आ चुका है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जितना विभव यहाँ पर उतना ही इस L1 लंबाई में विभव होगा। तो यहाँ पर E बराबर कितना होगा, कितना विभव होगा, यहाँ पर हमें पता है एकांक लंबाई में है आपका विभव EP/L, और हमें चाहिए कितने लंबाई में, हमारे को L1 लंबाई में विभव चाहिए। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, भाई ये तो क्या एकांक लंबाई में विभव पतन, और हमारे कितने विभव में पतन चाहिए, हमारे को L1 लंबाई में चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे E बराबर 5 × L1, E बराबर 5 × L1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा 5 × L1। जैसे ही मैं क्या करूंगा, द्वितीय परिपथ की कुंजी को बंद करूंगा तो यहाँ पर क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, जो कि को अलग अलग जगह पर रखूंगा। एक कंडीशन ऐसे आएगी जब धारामापी में क्या होगा, शून्य विक्षेप होगा, तो धारामापी में शून्य विक्षेप होने का मतलब यहाँ का वोल्टेज बराबर, तो यहाँ का वोल्टेज तो E है, तो यहाँ का वोल्टेज भी कितना होना चाहिए, E होना चाहिए। तो E होगा किसके बराबर है, हमें पता है इस तार के अंदर एकांक लंबाई में विभव का पतन EP/L होता है। L1 लंबाई में कितना होगा, तो यहाँ पर EP/L को किससे गुणा कर देंगे, L1 से गुणा कर देंगे तो हमारे को मिल जाएगा। यहाँ से देखो E बराबर समीकरण नंबर यहाँ पर लिख लो, समीकरण 1 से फाई का मान कितना है EP/L, और इंटू क्या हो जाएगा L1 हो जाएगा, और ये हमारा को क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अज्ञात विद्युत वाहक बल। अब इसमें देखो अज्ञात विद्युत वाहक बल है कि नहीं है, ज्ञात होगा कि नहीं होगा, EP हमारे को ज्ञात होगा, सेल का ज्ञात होगा, बैटरी का ज्ञात होगा विद्युत वाहक बल, L क्या है, लंबाई इस तार की पता होगी, भाई जो भी होगी, हम 10 मीटर मान रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा वो ज्ञात कर लेंगे। L1 लंबाई में हमारे को पता चल जाएगी, क्योंकि हम जो भी कोई आए हैं अलग अलग जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर एक पैमाना लगा होगा, उस पैमाने की सहायता से हम L1 लंबाई को ज्ञात कर लेंगे, और इस प्रकार से हमारे को जो अज्ञात विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञात विद्युत वाहक बल है वो ज्ञात हो जाएगा। तो यही बस एक यहाँ पर बिना कोई, यहाँ पर इस परिपथ में कोई भी धारा नहीं हुई, और हमारे को विभव भी ज्ञात हो गया। तो यही सिद्धांत होता है विभव मापी का। देखो अच्छे से समझना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विभव मापी के अंदर दो परिपथ होते हैं, प्राथमिक परिपथ, द्वितीय परिपथ। प्राथमिक परिपथ के अंदर हमारे को सब चीजें पता होगी,
सारी चीजें बताओगी, ठीक है। तो प्राथमिक परिपथ बना लिया। फिर हमारे को अगर अज्ञात विद्युतवाहक बल चाहिए तो हमारे को एक द्वितीय परिपथ लेना पड़ेगा। उस द्वितीय परिपथ में हम क्या करेंगे, अज्ञात विद्युतवाहक बल का सेल जोड़ेंगे और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जॉकी की सहायता से उस जो तार है 10 मीटर लंबा उस पर अलग अलग जगह पर रखेंगे। अब सीधी सी बात है, जितना यहाँ का विभव हो गया अगर उतना यहाँ का विभव हो गया तो यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होगी और हमारे को पता चल जाएगा यहाँ पर विभव बराबर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ का विभव है वो इसके विभव के बराबर और यहाँ का विभव हमारे को पता चल जाएगा। कैसे, क्योंकि एकांक लंबाई विभव फाई है तो L1 लंबाई में कितना हो जाएगा, फाई इंटू L1। और ये जो फाई इंटू L1 है ना वही क्या है, इसका विद्युतवाहक बल है। ये देखो फाई इंटू L1 है वही क्या है, विद्युतवाहक बल है। फाई हमारे को पता होगा क्योंकि ये और ये लंबाई पता होगी। L1 हमारे को हम ज्ञात कर लेंगे पैमाने की सहायता से। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, विभव मापी की सहायता से हमें है वो अज्ञात विद्युतवाहक बल है उसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बहुत सारे अनुप्रयोग है। तो आपको जो इसका मेन पॉइंट है, मेन मुद्दा है वो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एकांक लंबाई विभव का पतन EP अपॉन L होता है। जो भी आपको L1 लंबाई बोले, चाहे L2 लंबाई बोले, चाहे L3 लंबाई बोले, तो आप यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं, उसकी सहायता से आप वो अच्छे से वो पहले समझ जाओगे कि ये करने का क्या मतलब हुआ, ठीक है। एक बात और आए यहाँ पर कि बैटरी का EMF ज्यादा होना चाहिए सेल के EMF से। इसका क्या मतलब है, ये बैटरी है इसका विद्युतवाहक बल ज्यादा होना चाहिए सेल के EMF से। तो मान लेते हैं हम इसका उल्टा करते हैं। इसका उल्टा करने का मतलब मान लो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया, मान लेते हैं इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, कितना है 10 वोल्ट, और इसका वोल्टेज हमने रख लिया 5 वोल्ट, कितना रख लिया 5 वोल्ट। क्या ये कंडीशन अभी मतलब संतुलित हो रही है या ये सिद्ध हो रही है? क्या बैटरी का EMF 5 वोल्ट, सेल का EMF 10 वोल्ट, क्या ये सही है? नहीं है ना सही, इसका मतलब ये गलत है। तो ये मतलब हमने गलत कंडीशन लगाई है। तो गलत कंडीशन लगाने पर होता क्या है, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि बैटरी का EMF ज्यादा होना चाहिए सेल के EMF से, तो उसको हम देखते हैं। तो हमने ये कंडीशन ऐसी बना ली जिसमें क्या हो रहा है कि बैटरी का EMF कम है और सेल का EMF ज्यादा है। तो क्या घटना होगी, बैटरी का EMF है आपका 5 वोल्ट, तो इसका मतलब A और B के मध्य विभव का पतन कितना होगा, 5 वोल्ट का होगा। कितना विभव का पतन होगा, 5 वोल्ट का होगा, ठीक है। एकांक लंबाई की बात करूं मैं या फिर 5 वोल्ट का विभव का पतन हो गया, मतलब यहाँ पर विभव का पतन कितना रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा। अब इस सेल का वोल्टेज कितना है, इसका 10 वोल्टेज है। अब यहाँ पर अगर हमारे को इसका वोल्टेज ज्ञात करना है तो यहाँ पर इस तार के अंदर भी कितना होना चाहिए, वोल्टेज 10 वोल्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तार के अंदर 10 वोल्ट नहीं होगा तो यहाँ पर जो धारामापी में शून्य विक्षेप नहीं आएगा, और धारामापी में शून्य विक्षेप नहीं आएगा तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज है। तो कहने का मतलब धारामापी में शून्य लेने के लिए यहाँ पर हमारे पास में जो वोल्टेज है, जो बैटरी का वोल्टेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए सेल के वोल्टेज से। अगर मान लो इसका हम उल्टा करते हैं, यहाँ पर 5 वोल्ट कर देता मैं और यहाँ पर 10 वोल्ट कर देता, A और B के मध्य वोल्टेज कितना ड्रॉप होता, A और B के मध्य वोल्टेज का पतन होता आपका 10 वोल्ट और यहाँ पर वोल्टेज कितना 5 वोल्ट। तो क्या यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं आ सकता, भाई 10 वोल्ट में तो कहीं ना कहीं तो 5 वोल्ट तो आएगा ना। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाएगा, 5 वोल्ट आते हैं यहाँ पर, यहाँ का वोल्टेज बराबर हो गया, धारामापी में शून्य विक्षेप आ गया और मर गए। इसलिए ये कंडीशन जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है विभव मापी के अंदर कि बैटरी का EMF सदैव ज्यादा होना चाहिए सेल के EMF से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं होगा तो फिर हमारे को धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, और शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा तो हम अज्ञात विद्युतवाहक बल को ज्ञात नहीं कर सकते।